नमस्कार। वेलकम फ्रेंड्स टू दिस चैनल। मैं हूं अरुण राज तलवार। देखिए, आजकल हर इंसान का जीवन सुबह या तो खाली पेट पानी के साथ गोली लेने से शुरू होता है या नाश्ते के बाद एक गोली खाने से, फिर दोपहर के खाने से पहले या खाने के बाद एक गोली, ऐसी रात के खाने के बाद और खाने से पहले भी एक गोली। ये अमूमन हर आदमी के साथ आजकल हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी बीमारी दिखाई देते ही डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की याद आ जाती है और वहाँ पर बिना फीस की पर्ची कटाए कोई भी किसी मरीज़ को अटेंड नहीं करता। यहाँ तक कि स्ट्रेचर पे पड़े हुए घायल आदमी को भी इलाज के लिए आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर में नहीं लिया जाता जब तक कि उसने फीस ना जमा करा दी हो। तो ये एक व्यापार बन गया है। अब ये जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, जिसको हम सब केमिस्ट से खरीदते हैं, वो जिन कंपनियों द्वारा बनाई गई हैं उनमें कभी जाके पता कर सकें तो पता करिए कि जितने की एक गोली बाज़ार में मिल रही है क्या उतने का मटेरियल लगा हुआ है। दवाइयों की कंपनियां अपने एमआर के द्वारा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा डॉक्टरों के पास प्रचार के लिए अपने सैंपल भेजती है। वो सैंपल कई 100 रुपए के भी होते हैं, 100 के लपेटे में भी होते हैं, लेकिन डॉक्टरों से उसकी कीमत नहीं वसूली जाती है, सिर्फ उसको गिफ्ट कर दिया जाता है। अब उन दवाइयों को एक डॉक्टर अपने पेशेंट को दे देता है और पूरी कीमत वसूलता है। एक डॉक्टर जो कि इतने सारे रोगियों को रोज देखता है और तगड़ी फीस भी वसूल करता है, क्या वो चाहेगा कि ऐसी एक्स्ट्रा इनकम उसको ना हो? अब जैसे कि बहुत लोगों से जानकारी मिलती है कि कई किस्म के गैर ज़रूरी टेस्ट, एक्सरे वाला भी करा लिए जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगा के अपने इंस्टीट्यूट दवाइयों में लैब वाला पैथोलॉजी या एक्सरे की मशीनें लगा रखी हैं या दूसरी मशीनें हैं अल्ट्रासाउंड की, वो उनकी कीमत वसूलनी होती है। तो एक व्यापार है, जैसे कि दवाइयाँ होलसेल में भी एक बाज़ार लगता है, वहाँ बिकती हैं, वहाँ से आप लाएंगे तो केमिस्ट से ज़्यादा सस्ती होलसेल वाले देंगे, तो कमा सारे ही रहे हैं। अब डॉक्टर, जैसा कि लोग बताते हैं, हो सका तो मैं भी इसकी जांच करूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं आर्मी में था और हमारा मेडिकल सिस्टम
डॉक्टरों की फीस पे नहीं है, डॉक्टरों की मंथली सैलरी पे डिपेंड करता है। ऐसा माहौल वहाँ नहीं होता, यहाँ का अभी पता नहीं। तो अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को किसी लैब में भेजता है तो लैब को बना बनाया रोगी या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कह लीजिए उसको मिल जाता है। जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में सब्जेक्ट कह रहे थे, तो वो उसको मिल जाता है और उससे जो फीस वसूली जाती है उसमें डॉक्टर का शेयर भी रखा जाता है, चाहे वो 98 हो 54 हो, लेकिन डॉक्टर साहब की एक्स्ट्रा कमाई का साधन है। अगर एक लैब वाला सड़क के किनारे या बाज़ार में लैब खोल के बैठा है तो कोई पेशेंट अपने आप नहीं आता, इसलिए एक तरीका बना हुआ है। दवाइयों की कंपनियां दवाइयां केमिस्ट के पास रख दे तो डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि मैं कौन सी दवाई लिखूं, क्योंकि उसको दवाइयों के नाम जो पढ़ाए गए थे उसके बाद नई नई कंपनियां आती जाती हैं। अगर डॉक्टर का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस 25 साल है तो 25 साल में कई नई किस्म की दवाइयाँ आएंगी, तो उसे 60 दिया जाता है। हमारे तो एक जान पहचान वाले बता रहे थे कि डॉक्टर कहता है कि अरे फिर तो मैं आपकी दवाई चेंज कर देता हूँ, ये दवाई ले लो। उनके पास 3-4 पत्ते पहले ही पड़े थे, वो बेकार हो गए। घर से निकलते टाइम उन्होंने उसको कचरे की पेटी में डाल दिया। लेकिन जब केमिस्ट जो कि उनकी जान पहचान का बन गया था उसके पास गए, कहते हैं डॉक्टर ने तो मेरी दवाइयाँ चेंज कर दी, पहली दवाई बेकार हो गई है। तो डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे को देखते ही उस केमिस्ट ने बड़े ईमानदारी से कहा कि सर सिर्फ कंपनी का नाम बदला है, साल्ट वही है, आप ना कि उन दवाइयों को फेंकते हुए आए हैं, नहीं तो आप उनको ही चला सकते थे, ख़त्म होने पे नई कंपनी के ले सकते थे। तो ये सब धंधे मैंने सुने हैं। अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो जनरल एक देश का हमारे भारत का नागरिक हूँ, लेकिन हर नागरिक का एक्सपीरियंस अब मुझे आर्मी से आने के बाद मिल रहा है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। तो हमें आर्मी ट्रेनिंग के हिसाब से सिखाया गया है कि अगर तुम्हारे पास हैंड ग्रेनेड है, AK-47 है, राइफल है, कुछ भी है, चाहे तुम्हारे पास रफाल है, मिसाइलें हैं, उसका इस्तेमाल तुम खुद कर सकोगे जबकि तुम खुद की रक्षा करोगे। तुम किसी आड़ में छुपे बिना अगर इनका इस्तेमाल करते हो तो हिट कर दिए जाओगे। तो यदि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन को एक रूटीन में लाइए। आप कैसे भी कपड़े बढ़िया डालिए, बढ़िया कार में घूमिए, कुछ भी करिए, लेकिन सिर्फ अपने शरीर का जो ईंधन है, फ्यूल यानी कि भोजन, उस पे एक नज़र डालिए और एक कागज़ पे बीच में एक खड़ी लाइन लगा लीजिए वर्टिकल, और उसमें एक तरफ लिखिए डूज एंड एक तरफ लिखिए डोंट्स। अभी डोंट कहो या डोंट्स, डोंट कहने के बाद भी उसमें बहुत मात्रा में चीज़ें आ जाती हैं। अब उसमें आप सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखते जाइए
उसमें आप ये लिखिए कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, डोंट में लिख दीजिए। ठीक है। अब जो खाना आप डूज में डाल रहे हैं कि खाना चाहिए, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख लेंगे। आप उसमें फ्रूट लिख देंगे, सब्जियां लिख देंगे, दालें लिख देंगे। लेकिन यदि किडनी का पेशेंट है तो फिर उसको उन फ्रूट्स को भी छांटना पड़ेगा। उन फ्रूट्स में भी डूज एंड डोंट का एक कॉलम अलग बनाना पड़ेगा, जिसमें कि उसको लिखना पड़ेगा कि उसे अमरूद खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, और डोंट में लिखना पड़ेगा पोटेशियम के कारण केला नहीं खाना चाहिए, खटाई के कारण आम, संतरा, मौसमी, माल्टा, कीनू वाला ये नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अब दालों में भी उसे डूज और डोंट लिखना पड़ेगा कि कौन सी दालें, उससे तो वो डूज में लिखेगा मूंग की दाल, मसूर की दाल और मोठ, और डोंट में वो हाई प्रोटीन की दालें जैसे छोले, राजमा वगैरह या जो चीज़ें लिख सकता है। अगर तेल है तो उसमें भी उसको डूज डोंट करना पड़ेगा। तो आप एक लिस्ट बना के अपने लिए छांट लीजिए कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। और देखिए, यदि आपको दिल कर रहा है कि मैं तरस गया हूँ, केला नहीं खाया, तो आप उसको 5-6 सेंटीमीटर जितना ही एक टुकड़ा काट के खा लीजिए। लेकिन याद रखिए, हमारे पास दिल भी है, दिमाग भी है। ठीक है। दिमाग जो है वो एक बहस के रूप में हमें अच्छाई बुराई समझाता है, लेकिन दिल, उसमें एक ही चीज़ आती है, कर लो बस, चाहे फिर मरो, लेकिन करो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आप ज़्यादा दही नहीं खा सकते तो 2-4 चम्मच खा सकते हैं। पनीर ज़्यादा नहीं खा सकते तो थोड़ा सा खा सकते हैं। दालें जो ज़्यादा नहीं खा सकते थोड़ी सी ले सकते हैं। लेकिन भर भर के खाने से किडनी पे उसको फिल्टर करने का बोझ बढ़ जाता है। पानी के लिए घटाघट पानी पीना, जैसे कि मैं अभी करता रहा हूँ, जग जग भर के पानी पी जाता था, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये मेरे एक्सपीरियंस में मैंने सीखा। अच्छा हो आप बर्फ़ का लगा या फ्रिज का रखा या वाटर कूलर का ठंडा पानी अवॉइड करें। आप रूम टेम्परेचर पे जो पानी आपने रखा हुआ है उसको ही पीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास पीजिए, उसको गटागट ना पी के चाय की तरह घूंट भर भर के पीते रहिए। एक घूंट भरा, रुक गए, दूसरा घूंट भरा, रुक गए। इस तरीके से आप करिए। लेकिन आप कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। सही, मैं कहता हूँ सही है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, टाइम तो है ही नहीं। फिर हम पिक्चर देखने के लिए 3 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं, फ्रेंड्स की मैरिज पार्टी में चले जाते हैं, रात रात भर जगते हैं। ऐसा क्या टाइम वेस्ट नहीं है? कई लोग तो मुझे पार्क में बैठे हुए मिलते हैं, वो कहते हैं जी टाइम पास नहीं हो रहा। मैंने कहा तुम टाइम पास नहीं कर रहे, पर टाइम तुम्हें बड़ी आसानी से पास कर रहा है। मैं कहा एक दिन आएगा तुम इस बेंच पे दिखोगे नहीं।
वक्त बहुत कम है। आशा करता हूँ आप मेरी इस बातों को ध्यान देंगे और अपने जीवन में कुछ सुधार लाएंगे ताकि आप बीमारियों से बच सकें। शरीर के अंदर जो हाजमे की क्रिया चलती है, शरीर के अंदर हड्डियों के सेल बदलते रहते हैं, बोन मैरो के सेल बदलते रहते हैं, मांस मज्जा त्वचा के सेल बदलते रहते हैं, नस नाड़ियों के सेल बदलते रहते हैं, खून के सेल बदलते रहते हैं। तो जो बदलते हैं वो कहाँ जाते हैं? वही तो वेस्ट मटेरियल है जो कि शरीर से बाहर निकलना ही चाहिए। अब एक पंडित प्रवचन देके लोगों को कहता है कि इतने लाख माला इस मंत्र की जपो तो तुम्हें धन प्राप्त होगा, और फिर वो कहता है कि अपनी इनकम का 10% आप अच्छी जगह दान करें। अब क्योंकि लोगों का विश्वास उस गुरुजी पर है तो वो चांस है कि वो अपना 10% इनकम का दान उसको कर दें। ठीक है। अब ऐसे ही आप माला जपते रहिए, शरीर को साफ ना करिए तो बीमारियों को न्योता देने जैसी बात है। इसलिए अपने लंबी लंबी सांसें अंदर बाहर थूक थूक खींच के, हाथों को ऊपर नीचे करके, शरीर को चारों तरफ करके, नाक को ऊपर करके, अपने गले को खकार कर इन चीज़ों को साफ करते रहिए। इसबगोल की भूसी 1 या आधे गिलास पानी में रात को घोल के पीना बहुत अच्छा रहता है। ये एक फाइबर होता है जिसमें कि कोई स्मेल नहीं होती है, कोई केमिकल नहीं होते, लेकिन ये आंतों को, पेट को चिकना करता है और मल निष्कासन में मदद करता है। तो शरीर की शुद्धि पे ध्यान दीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए और मूत्र आने दीजिए।